चलो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप लोगों को मालूम है कि पिछले हमने अपने लेक्चर्स में से जीन्स के हवाले से थोड़ा बहुत स्टडी किया था। तो आज उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं कि जीन्स एक ऐसा मटेरियल होता है जो पेरेंट्स या किसी भी मैच्योर सेल्स की जो चेंजिंग होती है वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। जैसे हम कलर की बात करें, हाइट की बात करें या किसी डिसीज़ की बात करें। तो ये जो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, एक डीएनए से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रही होती है एंड द प्रेज़ेंस ऑफ जीन। और जीन्स को हम कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि बायोलॉजी का सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का जो इकाई है वो सेल है। इसी तरह सेल की जो इकाई है या जो डीएनए की जो इकाई है, ये है आपके जीन्स, सही है? अब जीन्स में एक कोडिंग अल्फ़ाज़ होते हैं। अगर किसी जगह चेंज लानी होती है तो वो कोडिंग के शक्ल में होते हैं। अगर वो कोडिंग के अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर प्रोटीन बनना है, प्रोटीन के बजाय वहाँ पर मैसेज ट्रांसफ़र होता है मैसेंजर आरएनए के थ्रू कि ये कार्बोहाइड्रेट का बनना है, या डीएनए सिंथेसिस होना है, वहाँ पर आरएनए सिंथेसिस हो रहा है। इस तरह कोई चेंजिंग जो असल कोडिंग अल्फाज किसी भी रीजन के वजह से चेंज हो जाए, इसे कहा जाता है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन वंस अगेन किसे कहते हैं कि द कोडेड इंफॉर्मेशन मे बी चेंज ड्यू टू एनी रीजन व्हिच इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन। ज्यादातर म्यूटेशन की वजह से होता है। जो चीजों के अंदर जो हम ग़िज़ाइयत की जो लेते हैं म्यूटेशंस या जो वेरिएशंस होती है इसके अंदर। और थोड़ा बहुत इसमें हम बात करते हैं तो एनवायरमेंटल चेंज की वजह से होता है, आपके जेनेटिक चेंज आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड। क्योंकि जितने भी हम लिविंग बॉडी की बात करें तो लिविंग बॉडी को इन्फेक्ट करने वाला सबसे पहले उसमें ज़्यादा से चीज़ें होती है आपके एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपके टेम्परेचर। इसके वजह से आपके जो है बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर चेंजिंग आती है। तो अगर जेनेटिक कोडिंग इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उन इन्फॉर्मेशन में कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी चेंज आता है, उस चेंज को क्या कहा जाता है? जेनेटिक वेरिएशन। दिस जेनेटिक वेरिएशन अमोंग ऑफस्प्रिंग लीड टू ट्रीटमेंट्स वैरायटी इन देयर ट्रीट्स। उन्हीं बच्चों में फिर वो चेंजिंग आ रही होती है। जैसे अगर हम देखते हैं तो कलर की चेंजिंग आती है। ऐसे भी बच्चे हमें नज़र आ रहे होते हैं कि वो उनकी कलर ना तो वालिदा जैसे होती है और ना तो वालिद जैसे होते हैं। वो बिल्कुल चेंज नज़र आ रहे होते हैं। उनकी कलर या उनकी हाइट या उनकी बात करें तो बॉडी शेप, अ, वो दोनों जीन्स में से किसी से भी वाबस्तगी नहीं रख रही होती है। तो ऐसी जो चेंजिंग होती है जो असल जीन्स से चेंज नज़र आ रही होती है, इसको कहा जाता है वेरिएशन। सही। इसके बाद ये काम एक अलाइल के ज़रिए होते हैं, क्योंकि जीन्स के अंदर छोटे-छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और उनको अल्टरनेटिव पार्टिकल्स होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। और उस अल्टरनेटिव पार्टिकल और अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहा जाता है? अलाइल। सही है? तो ये छोटे-छोटे डेफिनिशंस थे जो आप लोगों को बताना था। जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इज़ कॉपीड एंड इनहेरिट द नेक्स्ट जनरेशन। देखो ये बार-बार ये टॉपिक इसमें ज़िक्र हो रहा है और फिर से इस टॉपिक का ज़िक्र है। तो वन्स अगेन यही ज़िक्र करेंगे कि जीन जो है ये बेसिक यूनिट है। किस चीज़ का? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या है? वो चेंजिंग जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होती है। और ये चेंजिंग कहाँ पाई जाती है? डीएनए के अंदर। और डीएनए से पहले हमने डिटेल से समझाया कि डीएनए क्या होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारे जितने भी बॉडी की जो प्रॉपर प्रोसेस होते हैं उनको लेकर चल रहा होता है, जो चेंजिंग आ रही होती है, जो प्रोसेस होता है। और फिर हमने बात की थी डीएनए। तो डीएनए किस चीज़ से बनता है? इसमें 4 प्रोटीनेस नाइट्रोजनस बेसेस हैं और उसमें क्या-क्या है? ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। इससे मिलकर डीएनए बनता है। तो नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं और द कंट्रोल ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ जीन। द टर्म central trauma means a set of belief where a gene expressed by a synthesized a protein। देखो, अगर सेल के पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है थ्रू अ मैसेंजर आरएनए कि भाई प्रोटीन बनाना है, तो इस प्रोसेस को क्या डोकमा कहा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि जीन्स किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। दिस प्रोटीन वर्क एज एंजाइम्स। अब चलो वर्ड्स आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? देखो, एंजाइम्स इज अ बायोकैटालिस्ट व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन आवर बॉडी।
ये एज़ अ एक्सेलेरेटर वर्क कर रहे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जितने भी रिएक्शंस होते हैं देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है, ग़िज़ा का मेटाबॉलिक हो जाना, इसके अलावा हार्मोन्स का बन जाना, हाइट का बढ़ जाना, अ, पल्मोनरी रिस्पायरेशन की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो ये तमाम एक सिस्टम है और इस सिस्टम को तेज़ अप करवाना, स्पीड अप करवाना क्या क कौन करता है? ये एंजाइम्स करते हैं, व्हिच कैरीड ऑन अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। देखो वो आते हैं और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और उससे क्या होता है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। अब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आप सबसे पहले मेटाबॉलिज़्म्स का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो मेटाबॉलिज़्म्स का मतलब होता है द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इंटू अ स्मॉल मॉलिक्यूल। जब हम खाना वगैरह खाते हैं अगर वो हम आटे का जो इस्तेमाल करते हैं, रोटी खाते हैं। अब वो रोटी जो है, वो गंदुम से बनी हुई है और उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें पाई जाती है? स्टार्च। और स्टार्च की जब हम बात करते हैं, तो स्टार्च बहुत सारे केमिकल्स का मजमूआ है। इसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, इसके अलावा ग्लूकोज, सक्रोज, माल्टोज, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल, बहुत सारे केमिकल का मजमुआ मिलकर क्या बनाते हैं? वो स्टार्च बनाते हैं। अब हमने जो खाना खाना है, जो रोटी खाई, वो तो हमने एक स्टार्च के शक्ल में ऐड किया। अब इस स्टार्च से इसको सेलुलोज में चेंज होना है, इस स्टार्च से प्रोटीन में चेंज होना है, इस स्टार्च से इसको लिपिड्स के अंदर चेंज होना है। तो वो जो प्रोसेस होता है, उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। दिस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट either डेवलप अ कैरेक्टर और लीड टू डेवलप अ कैरेक्टर। ये कभी-कभार कैरेक्टर को डेवलप भी कर देता है और डाउन भी कर देता है। ये प्रोसेस होता है और इसमें ज़्यादातर जो चेंजिंग आती है वो एनवायरमेंटल चेंज की वजह से आता है। इस टॉपिक को ट्रांसक्रिप्शन, द स्टेप ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन जो है प्रोटीन का बनना जो होता है ये 2 स्टेप्स पे डिपेंडेंट होता है। ये 2 स्टेप्स से मिलके बनते हैं। सबसे पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। The step of protein synthesis where information which contained in a specific segment of DNA gene is copied into complementary form of genetic code RNA। देखो आरएनए से क्या बनता है? डीएनए। अब आरएनए हर आरएनए तो नहीं बनेगा डीएनए। अब उसको पहले मैच्योर होना पड़ेगा। उस आरएनए जिस है व्हिच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। तो सबसे पहले इनकी सीक्वेंस आएगी और सीक्वेंस का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। This RNA carry information of DNA sequence to ribosomes from nucleus to cytoplasm। ये क्या करेगा? आरएनए क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को इनटेक करेगा, जेनेटिक कोड के जरिए इसको सेंड कर देगा। किसके पास? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के पास। बात जब हम करते हैं ना तो सेल होता है, देखो सबसे पहले सेल, सेल के बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह होती है। उसी खाली जगह को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन लिक्विड्स। वो लिक्विड नुमा शेप होता है और उसके अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद बात करें तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स है सेल के, वो साइटोप्लाज्म्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब डीएनए को बनना है, आरएनए क्या करेगा? आरएनए एक सीक्वेंस मैसेज सेंड करेगा किसको? राइबोसोम्स को। और राइबोसोम्स मौजूद कहाँ है? साइटोप्लाज्म्स के अंदर मौजूद है। और ये मैसेज जाएगा किसके थ्रू? ये मैसेज जाएगा मैसेंजर आरएनए। जब हम आरएनए के पढ़ते हैं ना, तो आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के जरिए न्यूक्लियस से ये मैसेज कैरी आउट होगा जीन्स के शक्ल में, कहाँ पहुंचेगा? साइटोप्लाज्म्स के अंदर। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहा जाता है फिर? ट्रांसक्रिप्शन के इस मैसेज को कॉपी आउट किया जाता है और उसको कहाँ सेंड किया जाता है? मैसेंजर आरएनए के जरिए इसको साइटोप्लाज्म तक सेंड किया जाता है। जब ये मैसेज सेंड हो जाता है, मैसेज पहुंच जाता है, तो फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसलेशन। In this second step, the two other types of RNA, transfer RNA, tRNA, and ribosomal RNA, rRNA, translate the information of messenger RNA into the specific sequence of amino acid, which helps to synthesize the protein। अब देखो बनना किसको है? प्रोटीन को बनना। अब ये जो मैसेंजर आरएनए का मैसेज आया था न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक, अब ये मैसेज आरएनए के 2 शक्ल में तब्दील हो जाएगा। ट्रांसफर आरएनए के पास जाएगा। ट्रांसफर आरएनए इस मैसेज को ट्रांसफर आउट करेगा किसके पास? राइबोसोमल आरएनए के पास। और राइबोसोमल ही इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करेगा और फिर अमीनो एसिड को स्पेसिफिक
नेचर के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ ऐड करेगा कि यहाँ पर 3 प्रोटीन्स अमाइनो एसिड चाहिए, उन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस ये होनी चाहिए। उस हिसाब से जो मैसेज उनके पास आया होगा, उस मैसेज को कैरी आउट किया जाएगा और उस हिसाब से फिर क्या होगा, प्रोटीन बनने का अमल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर हम बात करते हैं तो जीन है, मैसेंजर आरएनए डीएनए के कॉपी को लेके चलते हैं, मूवमेंट होती है। मूवमेंट के बाद यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाते हो, इसको ट्रांसलेशन के पास भेजा जाता है। यह मैसेज यहाँ से ट्रांसफर होता है, यहाँ राइबोसोमल के पास पहुंचते हैं और फिर राइबोसोम्स क्या करता है, डीएनए बनने का प्रोसेस करते हैं। इसके बाद कुछ लॉ है जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रिगोरो जो जॉन मॉडल मेंडल है, इनके ऊपर ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे और इसको कहा जाता है द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहले जेनेटिक्स और जेनेटिक मटेरियल के ऊपर काम करने वाला इंसान है। इन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की थी जो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा और नेक्स्ट टॉपिक में ही समझाऊंगा। सही है, तो वो हमारे लॉ होंगे और इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क होगा। कुछ कॉपी का इस्तेमाल करना होगा हमें ताकि हम आपको समझा सकें कि जैसे पिछली क्लास में भी हमने जिक्र किया था, थोड़ा बहुत आप लोग का इस हवाले से आप लोग का माइंड बनाता चलूं। इस लॉ में क्या कहा गया है, इस लॉ में ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल हम आजकल आपने देखा होगा एक बीमारी ज्यादा ग्रो कर रही है और वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें बॉडी या तो ब्लड का शेप चेंज होता है और या तो इसमें ब्लड बंद नहीं हो रहा होता। अब ये थैलेसीमिया का जो बच्चे होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ब्लड के ऊपर। अब लाजमी नहीं है कि एक फैमिली के अंदर वालिदा को ये बीमारी हो और ये उनके 100% बच्चों में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं है। कितने परसेंट बच्चों में ट्रांसफर होगा, फिर वो फीमेल में ट्रांसफर होगा या मेल में ट्रांसफर होगा, या फिर अगर वो दोनों में ये बीमारी है, फादर को भी है मदर को भी है, फिर कितने बच्चों में ट्रांसफर होगा और कितने में चांसेस है कि उनमें ये बीमारी ट्रांसफर नहीं होगी। अगर ट्रांसफर हो रही है तो क्या वो हाई लेवल की होगी या वो माइनर होगी। तो इस हवाले से इंशाल्लाह इस पे हम जिक्र करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वो जीन्स के ऊपर होते हैं और उसमें डोमिनेंट डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। जो डोमिनेंट होता है वही कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं और इंशाल्लाह ये हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच।